आप पढ़ो नेक्स्ट वन, क्या था? The direction of propagation of wave is always perpendicular to the wave front. वेव फ्रंट वाला पॉइंट किसने पढ़ा था इससे पहले? अकॉर्डिंग टू हाइगन वेव, आप पढ़ो फिर से। According to Huygens, a source of light and its wavefront. देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर कहीं से लाइट मतलब किसी सोर्स से लाइट आ रही है, मतलब वो क्या एमिट कर रहा है? कॉर्पस्क्यूल्स। क्या एमिट कर रहा है? यानी पार्टिकल छोटे छोटे एमिट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हाइगन, जैसे न्यूटन के हिसाब से ये अगर कहीं पे लाइट का सोर्स है, वहां से लाइट निकल रही है, मतलब वहां से ये निकल रहा है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू हाइगन, कहीं से लाइट निकल रही मतलब वहां से वेव फ्रंट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वेव फ्रंट, ठीक है। अब पढ़ो वेव फ्रंट क्या है। A wave front is a locus of all points of a medium which are vibrating in same phase. अब समझते हैं, ठीक है, वेव फ्रंट क्या है। ओके, चलो, हाइगन के हिसाब से लाइट क्या है? वेव। कैसी वेव? मैकेनिकल। और कैसी? ट्रांसवर्स। तो जब ये लाइट का सोर्स है, ठीक है, मैं इसको एक पॉइंट जैसा मान लूं, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से लाइट निकल रही मतलब यहाँ से क्या निकल रही होगी? ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में निकलेगी। अब ये तो 2 डायमेंशनल है। एक्चुअल में अगर मैं यहाँ एक लाइट का बल्ब जला दूं तो उससे तीनों हर डायरेक्शन में लाइट की वेव्स निकलेंगी। बोलो क्लियर है? हाँ क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने T1 टाइम, मैंने घड़ी चालू की, वहां पे कुछ टाइम लगाया 10 सेकेंड लग से। क्या? जब जैसे ही मैंने ये पॉइंट सोर्स को ऑन किया तो वो T=0 था, ठीक है। मैंने टाइमर स्टार्ट किया और 10 सेकेंड दिया। मान लो 10 लाइट, ये लाइट सोर्स में से लाइट निकल रही है, मतलब क्या निकल रही है? वेव निकल रही है। वेव के फॉर्म में लाइट निकल रही है, बराबर, ठीक है। लाइट निकल रही है बोलूं, या लाइट के फॉर्म में वेव निकल रही है बोलूं, या वेव के फॉर्म में लाइट निकल रही है बोलूं, एक ही बात है। हाँ, तो मैंने 10 सेकेंड दिया उस वेव को, और मैंने ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, लेट से वो 10 सेकेंड में यहाँ पे पहुंची, और 10 सेकेंड को मैंने नाम दे दिया T1 टाइम। क्या नाम दे दिया? T1 टाइम। वही 10 सेकेंड में ये वाली वेव कहाँ पहुंचेगी? अरे भाई, एक ही सोर्स से एक ही टाइम पे निकली है, सब तो एक ही जैसी है, तो ये भी T1 टाइम में जितना ये ट्रैवल किया उतना T1 टाइम में ये भी ट्रैवल करेगी। मान लो ये मीडियम, जो भी मीडियम है, ये एयर है, जो भी है, T1 क्यों टी टाइम में मान लो यहाँ तक ट्रैवल की। ये मीडियम में मान लो लाइट की स्पीड v है। क्या है? तो v का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v इंटू। तो मान लो t टाइम में इसने इतना vt डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये मैं बोल सकता हूँ। तो ये t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? ये भी सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, सेम सोर्स से निकल रही है, वो भी सेम वेव है जो ये है। बोलो क्लियर है? हाँ, इसने भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो ये भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? vt। अगर ये सब सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे एक पर्टिकुलर टाइम में, इसका मतलब ये सब सेम फेज में भी होंगे। फेज का मतलब क्या होता है समझो, ये पहली वेव है, ठीक है, ये निकली और मान लो टी टाइम में ये यहाँ तक पहुंची। हाँ, फेज में, फेज का मतलब समझ रहे, एंगल में, ये पाई, ये 2 पाई, और ये मान लो 3 पाई/2, ठीक है। ये दूसरी वाली वेव है, ये वाली, ये भी चली और ये भी टी टाइम में उतना ही पहुंचेगी। तीसरी वेव है, ये निकली, ये भी टी टाइम में। फेस भी तो ये सेम ही कवर करेंगे। फेस का मतलब समझ रहे हो ना, एंगल के टर्म्स में अगर मैं इनको नापूं तो सेम एंगल पे हर वेव ट्रेवल कर रही होगी। मतलब अगर ये टी टाइम में मान लो 270 डिग्री पे पहुंची है, तो ये भी 270, ये भी, इसी को वेव का फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। मैं इनिशियल फेज नहीं बोल रहा हूँ। वेव की हमने इक्वेशन देखा थी, वेव की इक्वेशन होती है a sin ωt प्लस kx, ठीक है, ठीक है। इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं? फेज। क्या बोलते हैं? इसमें प्लस फाई लगा दूंगा तो उसको इनिशियल फेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ फाई नहीं लगा मतलब इनिशियल फेज 0 है, फाई की वैल्यू 0 इसलिए नहीं लगा। ये पूरा टर्म क्या है? फेज। मतलब सभी एक ही सोर्स से निकल रही है, एक ही टाइम पे निकल रही है, एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो सबकी इक्वेशन ऐसी होगी ना, तो सबका फेज क्या होगा? सेम ही होगा, ओमेगा टी प्लस के। आप समझ रहे? ये तो मैंने अननोन के टर्म में बताया। और अगर ऐसे डायग्राम के टर्म में बोलूं तो अगर पहली वेव टी टाइम बाद 270 पे पहुंची तो दूसरी भी
270, मतलब साइन के बाजू में सब वेव में क्या आएगा 270 270 270 ऐसे, मतलब सबका क्या सेम है, फेज। क्या सेम है? वेव में दो चीजें ही अपने को अगर उसका नेचर देखना है या कहाँ पहुंची कहाँ नहीं पहुंची, दो चीज मैटर करती है, एक एंगल के टर्म्स में और एक लेंथ के टर्म्स में। एंगल के टर्म में जब हम वेव की पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? और वही लेंथ के टर्म में जब उसको डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लैम्डा, है ना, लैम्डा के टर्म्स में या एक्स के टर्म्स में बोलते हैं। बोलो क्लियर है? हाँ, तो हम क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, टी टाइम में ये वेव जितना ट्रैवल की होगी ये भी उतना, ये भी उतना, ये भी उतना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को ही बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। अब लोकस का मतलब समझो, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, इट इज अ which satisfy a condition or an equation। मतलब t टाइम में सेम मीडियम में ये वेव जितना ट्रेवल कर रही है ये भी उतना ही करेगी। मतलब ये सारी वेव्स, ये मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, और मैंने जो कंडीशन रखी कि t टाइम में ये वेव कितना ट्रेवल करेगी, वही ये वेव भी उतना ट्रेवल करेगी। तो अगर एक सेट ऑफ पॉइंट्स किसी एक कंडीशन को या किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते तो उन सेट ऑफ पॉइंट्स को, उन ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को कहते हैं लोकस। क्या कहते हैं? लोकस। अगर मैं यहाँ ये लोकस को ज्वाइन कर दूं, ये अब ये एक एक लोकस नहीं है, ये सब मिला के क्या है? लोकस। क्या है? अब ये लोकस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्या शेप दिख रहा है आपको? हाँ, तो अगर आप लोकस को ज्वाइन करोगे तो आपको कोई शेप मिलेगा या तो कोई कर्व मिलेगा। यहाँ पे हमको क्या एक शेप मिल रहा है, वो शेप का नाम क्या है? सर्कल। गलत। हाँ, क्यों? स्फीयर क्यों होगा? क्योंकि ये रियलिटी में तो 3D में होगा ना, ये तो मैंने बोर्ड पे बनाया। अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब रख दूं, हर तरफ उसमें से वेव निकले और टी टाइम बाद हर वेव का एक एक पॉइंट पकड़ो, उसको जोड़ दूं तो यहाँ क्या बनेगा? स्फीयर। क्या बनेगा? हाँ, तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए पॉइंट सोर्स क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? तो ये जो लोकस को जोड़ के शेप बना, इसी को बोलते हैं वेव फ्रंट। अकॉर्डिंग टू हाइगन दिस इज, पढ़ो आपने फिर से वही पॉइंट पढ़ो जो पढ़ा था, पढ़ो 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 फिर से पढ़ो। A wavefront is the locus of all point of a medium which are vibrating in same phase। अभी सेंस बना, अभी सेंस बना लोकस का। हाँ, कि हमने ये मीडियम में ये वेव वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है। हाँ, ये वेव का जो फेस है वो ये था, वही फेस इसका था, वही फेस इसका था, वही फेस इसका था। इन सब पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन किया, यानी ये जो लोकस था, जो लोकस मिला, लोकस मतलब ये ग्रुप्स ऑफ पॉइंट, इसको जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिला? स्फीयर। इसी स्फीयर को बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? तो हाइगन के हिसाब से हर लाइट जो किसी सोर्स से निकल रही है वो क्या बनाएगी? बन रहा है, बन रहा है। हाँ, ये था हाइगन के हिसाब से वेव फ्रंट की कहानी। ठीक है, अरे बोलो क्लियर है? अब लाइट को आगे भी बढ़ना है तो ये वेव फ्रंट और बड़ा होना चाहिए। अब देखते वो कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, आप पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? The direction of propagation of wave is always perpendicular to the wave pulse। अब ध्यान दो, यहां से वेव निकली, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। एक काम करता हूं, डायरेक्शन बताना है ना, ये तो मैंने वेव बनाया, डायरेक्शन बनाता हूं इसका। ये वेव का डायरेक्शन ये है, ये वेव का डायरेक्शन ये है, इसका ये है, इसका ये है। क्या ये वेव फ्रंट है? अगर आप गौर से देखो तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप वेव फ्रंट बनाओगे सोर्स सेंटर में आएगा। जब आप वेव फ्रंट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली सोर्स कहां पे रहेगा? ऑटोमेटिकली सोर्स कहां रहेगा? अब और ये शेप अगर स्फीयर बन रहा है तो ये तो प्रॉपर्टी है कि अगर स्फीयर के सेंटर से कोई लाइन आप स्फीयर के सरफेस से पास करो, वो लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। आई बात समझ में? तो सिंपल, यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है, ये है डायरेक्ट, ये वेव ऐसी निकली, ये वेव ऐसी, ये वेव ऐसे, ये वेव ऐसे, मैंने डायरेक्शन बना दिया सबका। तो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। तो क्या ये सारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वेव के? वेव इन डायरेक्शंस में आगे बढ़ रही है। ये क्या है? वेव फ्रंट। हमें क्या मिला? वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये बात हमेशा ट्रू रहेगी। बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? ये चीज एकदम क्लैरिटी से समझ में आई? बोलो पक्का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वेव फ्रंट का, समझ में आ? वेव फ्रंट कैसे बनते हैं अकॉर्डिंग टू हाइगन थियरी, समझा? ये हाइगन का एक्सक्लूसिव
प्रिंसिपल है, ठीक है। ये हाइगन की थियरी के लिए है, हाइगन ने दिया ये प्रिंसिपल। उसने इसके हिसाब से अगर लाइट आगे बढ़ती मतलब क्या आगे बढ़ता है, वेव फ्रंट। इधर न्यूटन के हिसाब से लाइट आगे बढ़ती मतलब क्या आगे बढ़ता है, कॉर्पस्क्यूल। वैसे ही हाइगन के हिसाब से लाइट आगे बढ़ती मतलब क्या आगे बढ़ता है, और वेव फ्रंट किससे बने, वेव से ही बने। देखो ना ये सारी वेव से ही बन रहे ना वेव फ्रंट। आई बात समझ में, मतलब उसका फंडामेंटल बेसिस तो वेव ही है, समझे, ठीक है। नेक्स्ट इसको पढ़ने बोला था मैंने, परपेंडिकुलर वाला आपने पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Every point on a wave front is a secondary source of light and has its own wave front which are called as wavelets. अब इसको जरा ध्यान से, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, कहां दिख रहा है वेव फ्रंट, ये है वेव फ्रंट। इसमें कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। कोई भी एक पॉइंट उठा लो, कोई भी एक पॉइंट। हाइगन ने कहा वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में एक लाइट का सोर्स है, लेकिन ये कोई ओरिजिनल लाइट का सोर्स है क्या, ओरिजिनल तो ये है, जो हमने जलाया वो तो ये है। इसको बोलेंगे प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी मतलब ये मेन है, मेन सोर्स, ठीक है। यहीं से ये वेव फ्रंट बन रहा है। अगर ये नहीं होता तो ऑन द फर्स्ट प्लेस ये वेव फ्रंट बनता नहीं बनता, वहां लाइट वेव ही नहीं होती, लाइट ही नहीं होती तो क्या कुछ नहीं बनता। अब हाइगन के हिसाब से सुनो, हाइगन ने क्या कहा, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में एक लाइट का सोर्स है। वेव फ्रंट का ये पॉइंट अपने को बहुत काम में आने वाला है, ध्यान से सुनना इसको। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में एक लाइट का सोर्स है, ठीक है। अगर ये लाइट का सोर्स है तो इसका भी वेव फ्रंट बनेगा। अरे ये लाइट का सोर्स था तो इसके लिए ये वेव फ्रंट बना। अगर ये अपने आप में लाइट का सोर्स है तो इसके लिए भी तो वही स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ये भी अपने आप में पॉइंट सोर्स है। तो ऐसे कितने वेव फ्रंट बनेंगे, बहुत सारे। तो यहाँ पे भी एक वेव फ्रंट बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अरे बोलो ऐसा ये पूरा चक्कर लगा दूं तो सारे वेव फ्रंट होंगे। हाँ, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे वेव फ्रंट नहीं लग रहे आपको। तो ये है वेव फ्रंट, ये उसके बच्चे, जैसे आउल उसके बच्चे आउलेट। तो ये वेव, ये उसके बच्चे, तो ये क्या हो गए, वेवलेट। यही लिखा है हमने, पढ़ो फिर से। Every point on a wave front is a secondary source of light and has its own wave fronts which are called as wavelets. हाँ, तो अभी फील हुआ जो अभी मैंने बताया, अभी पॉइंट समझ में आया होगा। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ पॉइंट सोर्स इन इटसेल्फ, इट हैज इट्स ओन वेव फ्रंट। नाउ दिस वेव फ्रंट इज कॉल्ड एज वेवलेट। ये जो वेवलेट किसको बोलेंगे, जो वेव फ्रंट पे वेव फ्रंट बन रहा है, समझे। वेव फ्रंट के ऊपर जो वेव फ्रंट बन रहा है वो है वेवलेट। क्या है ये, वेवलेट, ठीक है। वेवलेट बन गए, वेवलेट बन गए। लाइट को प्रोपोगेट करवाना है ना, प्रोपोगेट करवाना है, ठीक है। कौन बाकी है, हाँ पढ़ो। The common tangents to these wavelets produces new wavefront. देखो एकदम मस्त, अब समझ में आ जाएगा कैसे लाइट प्रोपोगेट करती है। कितने वेवफ्रंट होंगे यहाँ, इनफाइनाइट। सबका एक कॉमन टेंजेंट होगा, मतलब यहाँ से अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं, इनफाइनाइट मतलब सब कितने कितने क्लोज क्लोज होंगे ना। तो उन सारे टेंजेंट को अगर मैं जोड़ दूं, क्या ऐसा एक और शेप नहीं मिलेगा मुझे। नाउ दिस गेव राइज टू न्यू वेवफ्रंट। यहाँ दूसरा वेवफ्रंट बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ दूसरा वेवफ्रंट बन गया। लेकिन वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में खुद एक पॉइंट सोर्स है ना। तो ये भी तो वेवफ्रंट है, इसका हर एक पॉइंट अपने आप में, तो इसके भी वेवफ्रंट बनेंगे। फिर उसके वेवफ्रंट के कॉमन टेंजेंट को जब आप सर्कल मारोगे तो एक तीसरा वेवफ्रंट बनेगा। फिर उस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में, फिर उनके जो वेवफ्रंट्स बनेंगे मतलब वेवलेट्स, उनका कॉमन टेंजेंट ज्वाइन करोगे तो इससे, अकॉर्डिंग टू हाइगन इस तरीके से लाइट आगे बढ़ती है। समझ में आया, फील हुआ। ये सब दिखता नहीं है ना, बट इसको एक्सप्लेन करना था। अब समझ में आया लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है आगे, इसको ज्योमेट्रिकली कैसे समझाया हाइगन ने, ये समझ में आई आपको बात। हाँ, कैसे वेव फ्रंट फॉर्म हो रहे हैं और वेव फ्रंट आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या, अरे आपको वेव फ्रंट आगे आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है कब, जब ये वेव आगे बढ़ रही तभी तो आगे वेव फ्रंट बनेगा। तो वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है मतलब क्या आगे बढ़ रहा है, लाइट आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट हम तक पहुंच रहा है मतलब हमको वो लाइट दिख रही है। समझ में आया, क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आया ये वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, फिर वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा वो भी समझ में आ गया। अरे बोलो क्लियर है, पक्का, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ है, कोई पॉइंट बाकी अभी? हाँ हाँ आपने पढ़े,
अपने पढ़े, पढ़ो। According to Heidel, light propagates in the form of wavefront. बस कंक्लूड करता है ये सब चीज को कि हाइगन के हिसाब से लाइट जो आगे बढ़ती, प्रोपोगेट करती, प्रोपोगेट करना मतलब आगे बढ़ना, किसके फॉर्म में बढ़ती है, वेव फ्रंट के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा ये वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट समझना बच्चे लोग के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको उसको एकदम फंडामेंटल तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या होता है वेव फ्रंट, कैसे बनता है, लोकस फोकस सब चीज अपन ने देख ली, एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना कैसे बनता है एक वेव फ्रंट। और वही एक बन गया वो तो समझ में आ गया, अब दूसरा कैसे बनेगा वो भी समझ में आ गया, फिर तीसरा कैसे बनेगा, समझ में आया ना? क्लियर है? लाइट का सोर्स बन तो वेव ही नहीं, वेव फ्रंट ही नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? अरे बोलो क्लियर है? एकदम क्लैरिटी से समझ में आया? पक्का? ठीक है, ये हाँ खत्म हो गई हाइगन की जो वेव थियरी के कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब चेक करते हैं हाइगन की जो लिमिटेशंस थी वो क्या थी। वेव थियरी से पहली बात आगे चल के मालूम पड़ा ईथर जैसा कोई मीडियम ही नहीं है। जब हम उतने कैपेबल हो गए टेक्नोलॉजी वाइज कि हम स्पेस में जा सके, एक्सप्लोर कर सके, तो इतना पक्का मालूम पड़ गया कि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, मतलब कुछ डिटेक्ट ही नहीं हुआ ऐसा कोई मीडियम जिसका कुछ थोड़ा डाइल्यूट हो या थोड़ी बहुत मिला कोई, मतलब वहाँ वैक्यूम है। तो ये पक्की बात थी कि ईथर है नहीं, वहाँ कोई मीडियम नहीं है। मीडियम नहीं है तो खत्म हो गई बात, लाइट फिर वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर ही नहीं सकती। नहीं, वेव के फॉर्म में कर सकती, मैकेनिकल वेव के फॉर्म में नहीं कर सकती। आई बात समझ में? तो यहाँ हाइगन की थियरी फेल। फिर हाइगन वो वही आधी अधूरी, जैसे न्यूटन थोड़ा सही था थोड़ा गलत था, मीडियम में स्पीड अलग होती, यहाँ न्यूटन सही था लेकिन डेंसर में जाकर एरर में कम होती, यहाँ वो गलत था। उसी तरह हाइगन ने ये तो सही क्या किया, लाइट वेव है लेकिन लाइट मैकेनिकल वेव है, यहाँ वो गलत हो गया। क्योंकि लाइट फिर आगे चल के हमको पता चला, फिर जब मैक्सवेल, फैराडे ये लोगों ने जब अपनी थियरीज आगे रखी तो फैराडे शायद था पहले जिसने ये आइडिया रखा था कि लाइट वेव है बट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। फिर उसको पुख्ता पक्का थप्पा लगा दिया मैक्सवेल ने। ठीक है, जब स्पीड ऑफ ईएम वेव उसने निकाली और स्पीड ऑफ ईएम वेव केम एग्जैक्टली टू बी द स्पीड ऑफ लाइट, तो वहां से समझ में आया कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो हाँ अब ये बात पक्की की लाइट वेव तो है लेकिन मैकेनिकल वेव नहीं। कौन सी वेव है? ईएम वेव है। और ईएम वेव को मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती तो अब यहाँ सब सेटिस्फाई हो गया कि सन से अर्थ पे मीडियम नहीं है, नहीं चाहिए ही नहीं मीडियम। क्यों? क्योंकि ईएम वेव के फॉर्म में जब अर्थ पे वेव्स आएंगी तो ईएम वेव के फॉर्म में आ रही है, ईएम वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? और वेव तो है वो, वेव नेचर तो हाँ, लेकिन ये न्यूटन की बात अब भी गलत थी कि पार्टिकल नेचर तो नहीं है लाइट का, लाइट क्या है? वेव नेचर की है। लेकिन हाइगन की कौन सी बात यहाँ गलत साबित हुई कि लाइट जो है मैकेनिकल वेव है, वो गलत हुआ। ईथर जैसा कोई मीडियम है वो गलत हो गया। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आया? हाँ, तो लाइट कैसी वेव है? वेव तो है लेकिन कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो क्लियर है? अच्छा, और हाइगन के ना वेव थियरी को यूज करके रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया तो पक्की बात है न्यूटन की थियरी गलत। चलो अब अगर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन प्रूव हो पाया तो हम हाइगन की थियरी को सही मानेंगे, तो हो गया प्रूफ। हाइगन की थियरी को यूज करके इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी प्रूव हुआ। देखेंगे हम लोग आगे, यही थियरी को यूज करके इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हम फिनोमिना देखेंगे हुआ। लेकिन हाइगन फेल्ड टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन। हाइगन फेल्ड टू एक्सप्लेन लाइट पोलराइजेशन भी करती है, लेकिन हाइगन की वेव थियरी से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पोलराइजेशन होने के लिए लाइट का उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, वो देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, बट इतना समझ लो न्यूटन की थियरी रिफ्लेक्शन प्रूव कर पाई, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन नहीं प्रूव कर पाई। हाइगन की थियरी रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन चारों प्रूव कर रहे हैं लेकिन पोलराइज, तो यहाँ ये इनसफिशिएंट रह गई। ठीक है, और उसमें एक खामी भी थी ट्रांसफर्स वाली। ठीक है, तो इसलिए फिर हाइगन की थियरी को भी पूरी तरीके से सही नहीं माना जा सकता। ये थे उसके लिमिटेशंस। ठीक है, फिर और कोई थियरी आई होगी, वहां से ईएम वेव की थियरी फिर शुरू हुई कि लाइट वेव तो है लेकिन कैसी वेव है? ईएम वेव। वो मैंने बताया ना, फैराडे ने पहली बार ये आइडिया रखा, फिर मैक्सवेल ने उसके मतलब बहुत से लोगों ने खोज की, मैक्सवेल ने फिर उसके ऊपर थप्पा लगा दिया जब एग्जैक्ट कंफर्म हो गया कि ईएम वेव और लाइट की स्पीड सेम है, दैट्स व्हाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां बात पक्की हो गई। ठीक है, तो फिर दुनिया ने वहां से मानना चालू किया पक्के से कि लाइट वेव तो है लेकिन कैसी वेव है? ईएम वेव है। और ईएम वेव है तो ईएमएफ को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सन से अर्थ पे इजीली ट्रैवल भी कर सकती है।
बोलो क्लियर, समझ में आया, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो अब हमने क्या कंक्लूड किया, लाइट क्या है, वेव है, और कैसी वेव है, ईएम वेव है, हाँ, पार्टिकल वाली थियरी को पूरी तरीके से चौपड़ी, ठीक है। तो एक काम करो, कुछ लिखो, एक लाइन थोड़ा स्टार्ट करो, लिखो लिमिटेशंस ऑफ हाइगन वेव थियरी, लिमिटेशंस ऑफ हाइगन वेव थियरी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, हाइगन वाज रॉन्ग अबाउट Huygens was wrong about light to be a mechanical wave. 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 Because there is no such medium as ether. Because there is no such medium as ether. अब समझे ना, इधर जैसा कुछ मीडियम ही नहीं है, तो मैकेनिकल वेव लाइट हो नहीं सकती, क्योंकि मैकेनिकल को तो मीडियम चाहिए और मीडियम तो है ही नहीं, समझे। नेक्स्ट पॉइंट, हाइगन्स वेव थियरी, हाइगन वेव थियरी could explain Huygens wave theory could explain reflection, refraction, interference, diffraction. Huygens wave theory could explain reflection, refraction, interference and diffraction. Reflection, refraction, interference, diffraction, but could not explain polarization. Could not explain polarization. Next point. Hence, due to these reasons, Huygens wave theory was not widely accepted. ठीक है, अब चलो, हाइगन की थियरी ने लेकिन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन तो प्रूफ कर दी, वो हमको भी करना है। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि हाइगन के हिसाब से जो उसने कहानी बताई थी वेव की, उसके अंदर वेव फ्रंट्स थे। हमने देखा पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसे बनता है, स्फेरिकल। हाँ, तो अलग अलग टाइप के वेव फ्रंट देख लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हमको इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये वेव वाली थियरी से प्रूव करना है। ठीक है, तो लिखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, एक लाइन छोड़ो, स्टार्ट अलाउ, लिखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट लिखो फॉर पॉइंट सोर्स, फर्स्ट लिखो फॉर पॉइंट सोर्स एरो डालो, लिखो स्फेरिकल वेव फ्रंट। फॉर पॉइंट सोर्स एरो डालो, लिखो स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और पॉइंट सोर्स स्टार डालो, लिखो स्फेरिकल वेव फ्रंट। लिखा आपने? और पॉइंट सोर्स लिखा स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब देखो, अगर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव का हर तरफ होगा ऐसे 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 ऐसे, बराबर, ठीक है। फिर वही कहानी, टी टाइम बाद कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, लोकस मिलेंगे, उनको जोड़ दो, क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा। हाँ, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से क्या होंगे, डायरेक्शन ऑफ, तो बना लो, ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक बना लो। सेकेंड वाला कैसे बनता है वो पता है ना, पहले वाले पे वेवलेट्स बनाओगे तो उसके जो कॉमन टेंजेंट होगा वो सेकंड को जन्म देगा, ठीक है। फिर उसके जो वेवलेट्स है सेकंड वाले के, उस पे वेवलेट्स बनाओगे तो थर्ड वेवफ्रंट बनाएंगे। क्लियर? बनाओ, ये पॉइंट सोर्स के लिए, ठीक है। सेकंड ये था पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अगर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, मतलब यहाँ से बल्ब मान लो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जैसा है, और अगर मैं ट्यूबलाइट रख दूं जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट सोर्स है, तो
एक छोटी सी एलईडी, बल्ब नहीं, छोटी सी एलईडी मान लो पॉइंट सोर्स है, अगर मैं ऐसी एलईडी लाइन से लगा दूं, एलईडी की लड़ी बना दूं, तब ये क्या हो गया, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइन सोर्स हो गया। क्या हो गया, या इसको लीनियर सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लीनियर में ऑटोमेटिक वर्ड आ रहा है ना, लाइन। हाँ, मतलब अगर ऐसा है तो कैसे बनेगा, सोचो। अब ये पॉइंट, अभी ऐसे यहाँ पे करोड़ों पॉइंट सोर्स होंगे, ठीक है। हाँ, अब हर पॉइंट सोर्स का स्फीयर इमेजिन करो, हर पॉइंट सोर्स का स्फीयर इमेजिन करो, ठीक है। हर पॉइंट सोर्स का जो वेवफ्रंट बनेगा वो, हर पॉइंट सोर्स का वेवफ्रंट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फीयर जैसा। अब उस स्फीयर का कॉमन टेंजेंट पकड़ोगे यहाँ पे और यहाँ पे, क्या एक सिलेंडर जैसा नहीं बन जाएगा? हाँ, अरे बोलो, हाँ या नहीं? या तो सिंपल एकदम सिंपल, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को पकड़ो, उससे परपेंडिकुलर खींच दो, है ना। यहाँ पे डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऐसा 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 था, इसके लोकस को हमने पकड़ा। और सिंपल करता हूँ, वो वेवफ्रंट वगैरह की भी कहानी छोड़ो। ये लाइट का सोर्स है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये लाइट के सोर्स में इधर लाइट निकलेगी, इधर हर जगह। अब मैं आगे वाली तो बना नहीं सकता, मैं ये बनाता हूं, ये क्या है, बोलो, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अगर मैंने लाइट की ऐसी लड़ी बनाई हुई है तो लाइट उसमें हर तरफ निकलेगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इनके परपेंडिकुलर सरफेस कौन सा बनेगा, सोचो। इनसे, यानी ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है ना, एक ही सरफेस इन सबसे परपेंडिकुलर होने की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सकता है। कौन सा? स्फीयर बनाओगे अगर इधर, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा क्या सरफेस इन लाइन से? नहीं बनेगा। एक ही सरफेस इनकी क्राइटेरिया को पूरी कर सकता है, वो है सिलेंडर, ठीक है। तो लाइन लीनियर सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट है वो कैसे होता है, सिलेंड्रिकल। कैसे बनते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसे? पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बना कैसा बना, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लाइन सोर्स के लिए, लीनियर सोर्स के लिए कैसे बनेगा, ये देखो परपेंडिकुलर है ना, ये यहाँ एक और बना लेता हूँ, चेक करो ये भी परपेंडिकुलर होगा क्या है, देखो ये ऐसे यहाँ पे करोड़ों भी प्रोपोगेशन की लाइन बना दूं तो सारे ही इससे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो ये क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए ना कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से जो वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। बना इसको। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट के लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो लिखो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, एरो डालो और लिखो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, लिखो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। लिखा आपने? थर्ड लिखो, थर्ड, सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी, सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी, सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी। अब समझो यहाँ पे ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इसमें से एक लाइट की वेव ऐसी भी निकलेगी, हाँ, और कोई एक इंसान है वो यहाँ कहीं पे खड़ा हो रहा है, तो ये वाली तो ऐसी जाएगी, ये वाली प्रोपोगेशन होते होते आगे ऐसी जाएगी। कौन सी वाली वेव लगता है आपको वहां तक पहुंचेगी, ये यहां तक ऐसी पहुंचेगी। इसको क्या लगेगा, यानी ये पॉइंट सोर्स के लिए ये बंदा तो कैसा है, इंफिनिटी जैसे खड़ा है। ये पॉइंट सोर्स इतना सा है, इससे जो लाइट की रे निकलेगी जो ऐसे ऐसे जाएगी वो तो इस तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे निकल रही है। यहाँ पे जो भी लाइट की रे जाएगी, या तो ये इससे जो और एक क्लोज होगी ऐसे ऐसे, इसको क्या लगेगा, इसकी नजर में तो इसको ऐसा लग रहा है कि लाइट की रेट सीधा ऐसे ऐसे आ रही है। इसको कुछ सिलेंडर, स्फेरिकल ऐसा कुछ दिखेगा क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट का तो इससे क्या है, बहुत दूर है, ठीक है। तो वो फील होता है ऐसे कि जो लाइट रेज आ रही है वो कैसी है, पैरेलल है। कैसी है, मतलब लाइट सोर्स है इज एट इन, ये समझ में नहीं एग्जांपल से। अब मान लो मेरे करीब में लाइट सोर्स, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट मेरे तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन लाइट सोर्स मेरे से 10-20 किलोमीटर दूर है, तो लाइट की जो रेज मेरे तक पहुंचेंगी, सुनो समझो मेरी बात, ये लाइट की रेज है, ये वेव फ्रंट नहीं है।
लाइट की रेज जो मेरे तक पहुंचेंगी वो तो एकदम ऐसी स्ट्रेट जैसी दिखेगी मुझे। अब ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। वेव फ्रंट क्या होता है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के? परपेंडिकुलर। इससे परपेंडिकुलर क्या कौन सा सरफेस बन सकता है? ऐसे सीधा सीधा प्लेट, ऐसी लाइन जा रही है, जैसे मान लो ये लाइन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की। अगर मैंने इसके सामने ये सरफेस रख दिया तो क्या ये सरफेस वेव फ्रंट के जैसा काम कर सकता है? बिकॉज वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसके परपेंडिकुलर कौन सा सरफेस बन सकता है? ये ऐसा ही कुछ रेक्टेंगल जैसा, प्लेट जैसा, ठीक है। तो कहना ऐसे वेव फ्रंट फॉर अ सोर्स एट इंफिनिटी इज रेक्टेंगुलर। बोलो तो इसके लिए लिखो रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट या फिर ब्रैकेट में प्लेन वेव फ्रंट। क्या? प्लेन वेव फ्रंट। अगर आप इसको सामने से देखोगे दोस्तों तो आपको कैसा दिखेगा? ये एक लाइन जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? आपको तो लाइन जैसा ही दिखेगा ना वेव फ्रंट, समझे क्या नहीं? अरे बोलो। अभी देखो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, मैं कह रहा हूं कि वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर होगा, तो है तो ये प्लेन ही, है तो ये रेक्टेंगल ही, लेकिन आपको वहां से देखने पे कैसा दिखेगा? ये लाइन जैसा दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए हम जब इसको बुक्स में बनाते हैं ना तो ऐसी लाइन बनाते हैं। तो ये मत समझना कि सोर्स एट इंफिनिटी के लिए वेव फ्रंट लाइन होगा, ये एक्चुअल में पीछे एक प्लेट है, समझे ना? हाँ, क्या लिखा आपने? सोर्स एट इंफिनिटी, उसको एरो डालो, उसके लिए क्या लिखा? रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट, उसी को प्लेन वेव फ्रंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ, तो इसको बना दो ऐसे, ये इंफिनिटी पे सोर्स है। अब इंफिनिटी पे आप बुक में तो नहीं बना सकते ना, तो इसलिए यहां सोर्स, इसको मैं यहां लिख देता हूं, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। कहां रखा है? इंफिनिटी पे। ये आ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा? प्लेन, समझे? अरे बोलो, ये सब देखो परपेंडिकुलर है। बनाओ बनाओ जल्दी। सोर्स एट इंफिनिटी, इनके लिए वेव फ्रंट कैसे बनेगा? प्लेन, रेक्टेंगुलर, ठीक है। क्राइटेरिया भी पूरी हो रही है, परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्लियर है? यहाँ पे हाइगन की वेव थियरी हो गई खत्म। अब इसकी वेव थियरी को यूज करेंगे, जैसे न्यूटन की थियरी को यूज करके एक्सप्लेन किए थे, रिफ्लेक्शन, 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 रिफ्रैक्शन। उसी तरह हाइगन की वेव थियरी को यूज करेंगे, अब फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो और लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग या फिर ऐसा लिखो प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स वेव थियरी। अच्छा, मुझे आप ये बताओ दोस्तों, रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना मतलब क्या? रिफ्लेक्शन के जो लॉज है, उसको आप हाइगन की वेव थियरी से प्रूफ करो। अगर हो पाए तो हाइगन की थियरी सही है, और अगर नहीं हो पाए तो उसके लिए पहले बताओ रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है, तभी तो उसको सही प्रूफ करोगे ना। मालूम होगा तभी तो सही है या गलत बता पाओगे। बताओ एक एक करके बताओ। अब ये भी 8वीं में पढ़े हो, रिफ्लेक्शन के लॉस, बताओ जल्दी। अब ये मत बोलना 8वीं पढ़े ही नहीं। बोलो जल्दी। 11 तो पढ़े हो ना, रे ऑप्टिक्स तो था, रिफ्लेक्शन तो उसमें भी था। बोलो रिफ्लेक्शन के लॉस क्या होते हैं? Incident ray and reflected ray lies on the same plane, normal, same plane. ये एक हो गया, और दो है, 3 लॉ है टोटल रिफ्लेक्शन के, ठीक है। देखो सबसे पहले और सबसे मेन, पहले लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैं बस इसलिए Incident ray और reflected ray का अपोजिट होती है। अपोजिट, हाँ वो है दूसरा। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, लिखो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बस इसलिए लिखा रहा हूँ कि ये मालूम पड़े क्या प्रूफ करना है, ठीक है। ये कुछ लिखना नहीं है आपको एग्जाम में,
कि आपको समझने के लिए मैं लिखा रहा हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसा लिखो वर्ड्स में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ब्रैकेट में लिखो एंगल, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट में लिखो आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ब्रैकेट में लिखो आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ब्रैकेट में आर। और ऐसा उसको नीचे सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख दो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ठीक है, ये पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। सेकंड, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई लिखो। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई on opposite side of the normal, lie on opposite side of normal, on opposite side of normal। कितना लिखे? अरे बोलो। Yes. और पॉइंट लिखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all three lie in same plane, all three lie in same plane, all three lie in same plane। सेम हेलीकॉप्टर मत लिखना, ठीक है, सेम प्लेन। हो गया? चलो यहां पे मैं शॉर्ट में बता भी देता हूं। देखो, मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर बनाओगे उसी लाइन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नॉर्मल। और इससे इंक्लाइन बना दिए तो अब नॉर्मल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल होता है। ठीक है, क्या है वो? हाँ, ये मिरर है, इससे परपेंडिकुलर आपने एक लाइन बनाई, इस लाइन को क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है, अब आपने एक लाइट को यहाँ से इंसिडेंट होने दिया, तो ये लाइट रे आप इंसिडेंट करवा रहे हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। अब लाइट यहाँ मिरर पे टकराएगी और यहाँ से उस साइड जाएगी, ये इंसिडेंट, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? देखो, ये हो गया, ये इंसिडेंट रे और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह ये रिफ्लेक्टेड रे और ये उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो, क्लियर है? समझ में आया? पक्का? अरे ऐसा नहीं होता, नॉर्मल से लिया जाता है। ठीक है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा? किसके किसके बीच का एंगल? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का। ये होगा एंगल, ये 90 माइनस आर होगा, समझे ना? ये पूरा 90 है, तो बचा हुआ क्या रहेगा? समझे? डिफाइन कैसे करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? समझ में आया? ये लिटरली मैं आपको 8वीं का साइंस का रिफ्लेक्शन बताया मैंने। ठीक है, क्योंकि देखो, नहीं यही नहीं मालूम होगा तो प्रूफ क्या करोगे? प्रूफ यही तो करना है, तो क्या प्रूफ कर रहे हो वही नहीं मालूम, तो प्रूफ करके क्या मतलब? हाँ, अंधी गली में बस चले जा रहे हो, वही हिसाब हो जाएगा, कहाँ जाना है मालूम ही नहीं। तो अपने को रटना थोड़ी, अपने को समझना है। समझे ना? इतना समझा ना? अब प्रूफ करते, यही सब प्रूफ करना है। अभी जो आपने देखा ना कि ये दोनों एंगल सेम, अच्छा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया, ये दोनों सेम होते हैं। ये हम नहीं कर रहे, ये नेचर कर रही है। जब भी हमने ऐसा रिफ्लेक्शन देखा तो वहां जब नापा हमने, तो ये दोनों क्या आते हैं? एंगल सेम आते हैं। ठीक है, और ये भी आपने देखा, ये नॉर्मल था, इंसिडेंट रे इस साइड थी, रिफ्लेक्टेड इस साइड थी, वेयर दे लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। यस, वो था सेकंड पॉइंट। और थर्ड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल थ्री लाइन सेम प्लेन। इसका मतलब क्या? कोई भी लाइन आपको इस बोर्ड से बाहर निकलती हुई दिखी, बोर्ड के अंदर जाती हुई दिखी? नहीं, सब ये बोर्ड की प्लेन में, मतलब ये 2D सरफेस में। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब मैं यहाँ से अगर कोई लाइट इंसिडेंट करूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ नहीं भागेगी, यहाँ नहीं भागेगी, कहाँ जाएगी? इसी प्लेन में रहेगी, यहाँ जाएगी। समझे? इसका मतलब ये समझ में आया कि नहीं? बोलो। अब यही चीज को हम हाइगन की थियरी यूज करके प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, वेव फ्रंट वगैरह इस्तेमाल करेंगे। अब वेव फ्रंट किसकी थियरी में आता है? किसकी? अब तक कौन सी थियरी में वेव फ्रंट आया? तो अगर वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं, मतलब हम किसकी थियरी अप्लाई कर रहे हैं? हाइगन की थियरी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, मैं एक सरफेस ले लेता हूं। ठीक है,
पॉलिश सरफेस, जिसको हम मिरर भी कहते हैं हमारी जबान में। ठीक है, चलो ये क्या हो गया, मिरर। ठीक है, अपना बुक्स में आपको पॉलिश सरफेस देखने को मिलेगा। बोलो क्लियर है ये? हाँ, अब मान लो बहुत दूर से सन से, ठीक है, कोई लाइट आ रही है, तो वो हो गया लाइट का सोर्स सन। वहां से लाइट आ रही है अर्थ पे, तो हमारे लिए वो कैसा है, इनफाइनाइट है। तो अब जब ये आईने तक, ये मिरर तक जब वो रेस पहुंचेंगी तो वो कैसे दिखेंगी हमको, हमारे लिए वो कैसी आ रही होंगी, स्ट्रेट कि स्फेरिकल कि सिलेंडर? स्ट्रेट जैसी आ रही होगी, मुझे लगेगा ऐसे 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 मेरी तरफ लाइट आ रही है, मुझे ऐसे सिलेंडर नहीं दिखेंगे, स्फीयर नहीं दिखेंगे, ऐसे सिलेंडर नहीं दिखेंगे, मुझे क्या दिखेगा, सामने सामने सामने। ठीक है, ये लाइट। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास वेव फ्रंट कौन सा आ रहा है, तो मान लो लाइट का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन तो ऐसी है। अब मैं आपसे पूछूं मेरे पास वेव फ्रंट कौन से आ रहे हैं, मुझे क्या आता हुआ दिखेगा, स्फीयर, सिलेंडर कि रेक्टेंगल? रेक्टेंगल दिखेगा, क्योंकि प्रोपोगेशन का डायरेक्शन स्ट्रेट हो गया। इससे परपेंडिकुलर क्या होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि हमारे तरफ क्या आ रहा है। अगर वेव फ्रंट के फॉर्म में पूछूं तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये फील हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। हाँ देखो देखो, इधर ऊपर देखो, सब देखो। अब इमेजिन करो वहां से लाइट की रेस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। हाँ, अब इससे परपेंडिकुलर आपको एक सरफेस बनाना है, तो वो कैसा होगा, रेक्टेंगल। हाँ, यानी अगर मैं बोलूं आपके ऊपर क्या कौन से वेव फ्रंट गिर रहे हैं, तो कौन से गिर रहे होंगे, रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट गिर रहे होंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो पहले तो मैं लाइट की रेस बनाता हूँ। यहाँ से कितनी लाइट की रेस आ रही होंगी, करोड़ों। उनको ही 2 ले लेते, अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं ये एक लाइट की रे है और ये एक लाइट की रे है, दोनों कोई इनफाइनाइट सोर्स से आ रही है। कहां से आ रही है, सोर्स एट इंफिनिटी। बोलो क्लियर? हाँ, आप मुझे बताओ, ये दोनों लाइट की रे साथ साथ चल रही है, हम साथ साथ है जैसे, लेकिन ये वाली लाइट की रे जब इधर पहुंचेगी, सोच के देखो। हाँ, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये देखो 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 देखो, ये तो यहाँ पहुंच गई, ये पहुंची क्या, ये तो इधर ही है। आपको समझ में आया? मतलब अगर मैं ये पॉइंट से और ये पॉइंट से लाइन हूं तो ऐसी कुछ बनेगा, समझे? यानी ये जब इधर पहुंचेगी तो ये मान लो यहाँ कहीं पहुंचेगी। ठीक है, इतना समझ में आया? ये हो गया इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ऐसे आ रही ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लाइट का ये। इसके लिए मैं वेव फ्रंट कैसे बनाऊंगा, बोलो? ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, इससे परपेंडिकुलर क्या ऐसे बनेंगे वेव फ्रंट, ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या यहां बना दूं, चलेगा? मैंने कुछ गलत किया? ये जो मैंने बनाया ये क्या है, वेव फ्रंट। ठीक है, ये क्या है, एंड वी नो दैट ये अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ, ये भी एक वेव फ्रंट हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो यही मान लो ना, जैसे यहाँ एक वेव फ्रंट है वैसे ये एक वेव फ्रंट है। तो बोलो क्लियर है? समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, समझ में आया? बढ़ो आगे। अच्छा, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये वेव फ्रंट है, क्या दोनों परपेंडिकुलर होते हैं? हाँ, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अरे समझा? बढ़ो आगे। ठीक है, ये अब देखो लाइट, ये लाइट की रे यहां टकरा गई, अब इसका क्या होगा, ये क्या कहां पे टकराई, तो क्या होगा इसका, क्या होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, तो ये कहां जाना स्टार्ट होगी, इधर कि इधर, मतलब सेम मीडियम में जाएगी कि डिफरेंट मीडियम में जाएगी, सेम मीडियम, सेम होगा। तो मान लो मैं स्पीड मान लेता हूं इसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को मैंने मान लिया v है। क्या है, v है। ठीक है, अच्छा अब देखो, समझना इसको। जब ये लाइट की वेव टकरा कर इधर जाना चालू होगी, क्या ये इधर आ रही होगी, क्या ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होगा? ये तो यहाँ पहुंच गई, ये अभी भी इधर ही है। अब इसका रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा, लेकिन वो अब तक पहुंची का है मिरर पे, तो मैं दोनों को t टाइम दे देता हूं।
कितना दे देता हूं? मान लो इसको लगा टी टाइम यहां तक पहुंचने में, दिख रहा है आपको? इसको कितना टाइम लगा यहां तक पहुंचने में? टी। कितना टाइम लगा? टी। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? बोलो। वेलोसिटी, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन, मेरे को ये कितनी स्पीड से चल रही है? ये कितनी स्पीड से चल रही है? अरे सभी 20 स्पीड से चलेंगी ना, सभी तो एक ही लाइट की रे है, एक ही मीडियम में है, ठीक है। अगर ये 20 स्पीड से चल रही है और स्पीड का फॉर्मूला था डी बाय टाइम, मैंने आपसे पूछा कि टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस बराबर आ रहा है वीटी के। हाँ, डिस्टेंस बराबर किसके आ रहा है? वीटी के। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये लाइट की रे अगर v वेलोसिटी से चल रही है, ये लाइट की रे अगर v वेलोसिटी से चल रही है, तो t टाइम में ये vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्या ये बात सही है? अरे बोलो। t टाइम में ये, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो यहां से यहां तक का टाइम है, मैं ये आपको यहां मैं बना नहीं सकता, यहां से यहां तक ये वाली लाइट की रे को पहुंचने में t टाइम लगा, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल की? vt। कितना? किसी को लग रहा है चर्च गेट? तो क्या कितना ये? vt। तो ये हो गया vt। ये vt क्या है? डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन t टाइम, ये वाली। अच्छा, क्या ये वाली भी t टाइम में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन बस रिफ्लेक्ट होके? ये देखो, ये आगे जा रही है लेकिन इसका तो रिफ्लेक्शन चालू हो गया ना। तो मैंने क्या किया, यहां से vt क्या डिस्टेंस है, मैंने मेरे कंपास में vt डिस्टेंस नापा, स्टील पॉइंट इधर रखा, vt यहां ये मान दिया। बोलो क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे ये समझ में आया? अरे बोलो पक्का? अरे बोलो पक्का? समझा कि नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये एक आर्क मान है। अब vt टाइम में लेट से ये पहुंची इधर पे, वही t टाइम में ये वाली, ये तो रिफ्लेक्ट होना चालू हो गई थी, वही t टाइम में ये यहां तक पहुंची, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? t टाइम में v स्पीड है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? तो इसने भी vt ही ट्रेवल किया होगा, इसने भी बस यहां तक। तो मैंने क्या किया, मेरे को vt डिस्टेंस मिला, यहाँ पे पहले से नपा हुआ था, अब स्टील पॉइंट मैंने इधर रखा, यहाँ एक आर्क मार दिया। अरे बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? अब मैं यहाँ पे कुछ करके बता रहा हूँ, समझना मुझसे। ये है पैरेलल वेवफ्रंट, जैसे वहां पे थे। हाँ, मान लो पहले एक वेवफ्रंट मैंने इधर बनाया, कहाँ बनाया? इधर। कहाँ बनाया? अब ये जो लाइट आगे बढ़ रही है v स्पीड से जा रही है, कितनी स्पीड से? कितने स्पीड से? और t टाइम दिया मैंने इसको, कितना टाइम दिया? कितना टाइम दिया? तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? कितना ट्रेवल करेगी? ये मुझे डिस्टेंस मिल गया, ये मुझे क्या मिल गया? क्या मिल गया? ये डिस्टेंस मैंने क्या किया, स्टील पॉइंट पहले वाले वेवफ्रंट पे रखा और यहाँ एक आर्क मारा। क्या यहां से निकल, यहां पर भी ये सेम एक ही लाइन में आएगा, यहां पर भी एक ही लाइन में आएगा। अब इसका सेकंड वेवफ्रंट कहां पड़ेगा? इसके कॉमन टेंजेंट पे। समझे आप? चलो मैंने यहाँ पे एक वेवफ्रंट बना दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान, अब भी लाइट की स्पीड तो भी है, स्पीड तो भी है ना। मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी, मीडियम वही है तो स्पीड वही है लाइट की। फिर से मैंने टी टाइम दिया उसको, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? v स्पीड से t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? अरे सिंपल, v वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड v है, टाइम t है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? vt। कितना? तो फिर से मैंने क्या किया, t डिस्टेंस मिला मुझे, मैं आपके समझने के लिए इसको प्लेन बनाने की बजाय लाइन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? तो लाइन से और अच्छे से समझ में आएगा। बोलो क्लियर है? हाँ, अब vt मेरे पास डिस्टेंस आ गया, मैंने वो मेरे कंपास में लिया, यहाँ पे स्टील पॉइंट रखा, vt डिस्टेंस में यहाँ पे मैंने आर्क मार दिया, कॉमन टेंजेंट जोड़ा, तीसरा वेवफ्रंट मिला। बोलो क्लियर है? अब अगला वेवफ्रंट बनाना है तो फिर vt डिस्टेंस लो, यहाँ पॉइंट रख के फिर आर्क मारो, फिर क्या बनेगा? तो प्लेन वेवफ्रंट ऐसे आगे बढ़ता है। आई बात समझ में? हाँ, उस तरीके के तो हमने समझा था हर वेवफ्रंट पे, तो यहाँ पर भी हम हर वेवफ्रंट से ही तो बना रहे हैं ना। यहाँ पे हम, ये वेवफ्रंट है, एक्चुअली में मैं क्या करूँ, ये वेवफ्रंट है, वेवफ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक पॉइंट सोर्स है। हाँ, क्या वहां पर से भी एक वेवफ्रंट बनेगा? अगर मान लो ये वेवफ्रंट से अगर मैं स्फीयर बना दूं, यहां से स्फीयर बना दूं, यहां से स्फीयर बना दूं, तो ये कॉमन टेंजेंट नहीं हो जाएगा उसका? अरे बोलो, यहां पर मैंने वही किया। देखो, मैंने t टाइम दिया, v स्पीड थी,
टी टाइम बाद मैंने देखा कि ये यहाँ पहुंचा तो यहाँ एक आर्क बना दिया, इसको मैंने टी टाइम बाद यहाँ पहुंचा यहाँ एक आर्क बना दिया। अब इन दोनों को दोस्तों जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, बोलो। ये वीटी डिस्टेंस आने के बाद कॉमन टेंजेंट जोड़ रहा था तो क्या बन रहा था, क्या बन रहा था, तो ये इनका कॉमन टेंजेंट जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। और देखो ऑटोमेटिकली ये वाली रिफ्लेक्टेड वाली रे यहां से पास हो रही है, और जब ये यहाँ के रिफ्लेक्ट होगा तो ये भी ऐसा पास होगा। हाँ, तो ये दिख रहा है वापस से ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझ में आया। प्लेन वेवफ्रंट कैसे बनता है वो मैंने वहां पे बताया, और वही एग्जैक्ट सेम चीज मैंने यहाँ पे किया। मैंने क्या किया, क्या बोला आपको, एक प्लेन वेवफ्रंट आपको मिल गया, अब आपको दूसरा वेवफ्रंट बनाना है तो आपको पहले डिस्टेंस चाहिए वेवफ्रंट बनाने के लिए। डिस्टेंस कैसे मिलेगा, स्पीड ऑफ लाइट v है, t टाइम के लिए, t टाइम दिया मैंने उसको आगे बढ़ने, तो v डिस्टेंस से, v स्पीड से t टाइम में कितना डिस्टेंस आगे जाएगी, vt। तो vt मुझे डिस्टेंस मिल गया। दो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट पे रख के मैंने यहाँ आर्क मारा, ये पॉइंट पे रख के मैंने यहाँ आर्क मारा, दो आर्क मिल गए। इनके कॉमन टेंजेंट किसको जन्म देगा, नया वेवफ्रंट। इनको कॉमन टेंजेंट बना दे, ये क्या बन गया, नया वेवफ्रंट। क्या बन गया, अब देखो ये कौन सी रे थी, ये कौन सी रे थी, क्या ये वेवफ्रंट दोनों इंसिडेंट वेव को मिलके बना है, इसलिए इस वेवफ्रंट को हम इंसिडेंट वेवफ्रंट भी बोल सकते हैं। क्या ये भी एक वेवफ्रंट है, ये वाली, अच्छा बोलो, ये वाली लाइट की रे कौन सी है, ये वाली लाइट की रे कौन सी है, क्या ये वेवफ्रंट है, ये वेवफ्रंट किस पे बन रहा है, तो इस वाले वेवफ्रंट को क्या मैं रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट बोल सकता हूं। क्या ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है रिफ्लेक्टेड का, हाँ, क्या ये वेवफ्रंट है, क्या ये दोनों भी एक दूसरे से 90 पे होंगे, अरे बोलो क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है, क्या ये चीज समझ में आई, क्लियर, बोलो पक्का। बस अगर ये समझ में आ गया, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे आसान है, ठीक है, पक्का। बढ़ू आगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख देता हूं, इन टाइम t the distance covered by light is vt, is डिस्टेंस मैं यहाँ लिख देता हूं, d covered by light is, therefore d is equals to vt के बराबर। तो at vt we can draw new wave front। बोलो क्लियर है, हाँ, तो ऐसा लिखता हूं, at common tangent of vt we can, बोलो क्या कर सकते हैं, we can draw न्यू वेव फ्रंट। अरे बोलो क्लियर है, यहां तक समझा, न्यू वेव फ्रंट बन गया। अब कुछ नहीं, इसका नामकरण कर दो, इसको नाम दे देता हूं मैं A, इसको नाम दे देता हूं B, इसको नाम दे देता हूं C, इसको नाम दे देता हूं D, इसको नाम दे देता हूं E। कुछ इसमें मैंने गलत किया, हाँ, समझ में आया, कुछ बहुत हार्ड चीज किया नहीं, खाली नाम दिया, ठीक है। अब एक एक करके देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है इस वाली लाइट के लिए, तो क्या ये नॉर्मल होगा, बोलो बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ये होगा, हाँ, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो क्लियर है, हाँ। रिफ्लेक्टेड वाला वहां बना देता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ लेकिन कचरा हो जाएगा, ठीक है, वहां बना दो। दूसरी वाली, ये वाली वेव, दूसरी वाली वेव है, हाँ, ये थोड़ी सी लाइन आगे पीछे हो गई है, ये नॉर्मल होगा, हाँ, ये दूसरी के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोलो बोलो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, जूम, देखो ये मिरर, हाँ, ये नॉर्मल, हाँ, ये इंसिडेंट, हाँ, ये क्या हो गया एंगल ऑफ
इंसिडेंस। बोलो क्लियर है? हाँ, अरे बोलो क्लियर है? फिर इसके लिए इसकी जो इंसिडेंट है वो रिफ्लेक्टेड है वो ये वाली है, ठीक है। मैं यहां बना देता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। ये फर्स्ट वाली इंसिडेंट, ये फर्स्ट की रिफ्लेक्टेड, ये सेकंड की इंसिडेंट, ये सेकंड की रिफ्लेक्टेड। बोलो क्लियर है? हाँ, तो ये आ गई 1 वाली। क्लियर? समझ में आया? इसकी रिफ्लेक्टेड कहां जा रही है? इसको हमने नाम दिया है कि यहाँ पे? हाँ, नाम है ए है। इसका नाम क्या है? ए। ये यहाँ कहीं जा रही है, जहां पे जा रही है उसका यहाँ पे वो पॉइंट का नाम क्या है? डी है। चेक करो, ये डिस्टेंस क्या है? बीटी। क्या है? बीटी। बोलो क्लियर है? अरे समझा कि नहीं? हाँ, और उसी डी को अगर मैं आगे जोड़ दूं, देखो ये हाँ, ये डी पे नहीं, ये यहां से यहां तक देखो, ये डी वाला नहीं, ये डी तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये रिफ्लेक्टेड वाली का जो आर्क बना वो कहां पे बना? ई पे बना है। कहां पे बना है? ई पे। यानी वीटी डिस्टेंस कहां तक है? ई तक है। कहां तक है? दिख रहा है? अरे दिख रहा है? ई के आगे ये थोड़ा और जा रही है, फिर ई से आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। दिख रहा? हाँ, बोलो क्लियर है? क्या ये 90 बना? चलो इसको आगे। अब देखो, ये जो पार्ट है ये क्या ये पूरा 90 है? ये वीटी वगैरह मैं चलो बाद में बनाता हूं, इसको छोड़ दो। क्या ये पूरा 90 है? देखो ये वेव फ्रंट दिख रहा है? दिख रहा है? ये ए से लेके बी तक, इसका ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल, यहां से लेके यहां तक ये वाला पार्ट देखो, ए से लेके ये जो बी तक वाली लाइन ये दिख रही है? हाँ, क्या ये 90 दिख रहा है आपको? क्या ये वाला पार्ट जो ये, ठीक है, ए बी वाली लाइन है। वीटी मैं अभी नहीं बना रहा हूं, ये जो वीटी वाली लाइन है उसको मैं अभी नहीं बना रहा हूं, मैं ये लाइन बना रहा हूं बी वाली। देखो ये बी वाली, इसके लिए मेरे को बताओ, ये पूरा एंगल 90 है, दिख रहा है? तो ये एंगल कितना होगा बोलो? 90 माइनस आए। अच्छा, ये पूरा भी तो 90 है। हाँ, ये पूरा 90 है, तो 90 में से 90 माइनस आई निकालोगे तो ये कितना बचेगा बोलो? ये पूरा 90 था। देखो यहां पे मैंने बनाया, ठीक है? फिर से बनाओ, चलो फिर से बनाता हूं मिटा के, इसको अच्छे से समझो। ये मिरर है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है। इतना क्लियर? ठीक है। अब यहां से मैं ये बी, ये ए पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट। ये कौन सा एंगल है? इंसिडेंट एंगल, ठीक है। ये ए बी और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है? देखो ना, चेक करो, एंगल कितना है? अगर ये पूरा 90 तो ये बचा हुआ, ये 90 है आई, तो ये क्या हो गया? 90 माइनस आई। लेकिन ये भी तो पूरा 90 है, नॉर्मल से लेके यहां तक, तो ये 90 माइनस आई, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 90 माइनस आई, तो 90 माइनस ये 90 ब्रैकेट होगा प्लस आई, तो क्या बचेगा? क्या बचा? खाली आई बचेगा। यानी अब वहां बना नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। यानी ए बी से लेके जो हॉरिजॉन्टल तक पूरा एंगल है, मैं ये वाला ट्राइंगल यहां पे बनाता हूं, ध्यान से देखो, ये ए, ये बी, ये सी दिख रहा है? ए, ये बी, ये सी दिख रहा है? हाँ, ये ए बी से लेके हॉरिजॉन्टल तक एंगल कितना है? आई है। हाँ, बी सी वाली लेंथ कितनी है? वीटी के बराबर। अगर ये एंगल 90 है तो क्या ये एंगल भी 90 होगा? मतलब ये वाला एंगल कितना है? बस इतना समझे क्या नहीं? चेक करो, नहीं समझो तो बोलो, कुछ चीज दिक्कत है, परेशानी है तो बोलो, पूछो। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो, समझा कि नहीं समझा? बढ़ूं आगे। अब रिफ्लेक्टेड वाले साइड पे आते हैं।
ठीक है, यहाँ पे कचरा करते चलो। ये मिरर, ये नॉर्मल, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा 90। अब रिफ्लेक्टेड वाले का ये वाला, ये सी वाली दिख रही है, सी वाली लाइन, ये देख रहा हूं मैं, ये सी है, ये क्या, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, अब यहां से मैं ये ई वाला दिख रहा है पार्ट, ई वाला पार्ट, बी वाला, ई वाला, ई वाला, डी वाला मत देखना, ई वाला पार्ट दिख रहा है क्या? ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। हाँ, क्या ये पूरा पार्ट 90 है? चेक करो, ये ई की लाइन है, सी से ई की लाइन चेक करो, सी से ई की लाइन, क्या ये 90 है? हाँ, अगर ये पूरा 90 है, ये बचा हुआ आर है, तो ये एंगल कितना होगा, कितना होगा 90 माइनस आर, ठीक है। अरे लेकिन ये भी तो 90 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, बस वहां तो कर चुके, यहाँ क्या आएगा ये आर, ठीक है। अब इसी को देखो, अब ये साइड वाला ट्राइंगल में बना रहा हूं, ध्यान देना, ये सी है, ये सी है, ये ई है और ये ए है, दिख रहा है कुछ ऐसा ही है, सी ई और ए, ऐसा दिखा, सी ई और ए, ठीक है। इसमें ये वाली साइड क्या है, वी टी, दिख रहा है सी ई वाली साइड, हाँ, ये क्या है वी टी के बराबर, बोलो क्लियर है। हाँ, ये अगर ये 90 तो ये भी तो 90 होगा, तो ये भी तो हो गया 90, अरे बोलो क्लियर है। हाँ, और इसमें सीई का हॉरिजॉन्टल से एंगल, यहाँ आया ना, सीई का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आया, ये एंगल कितना आया, आर, कितना आया। अब दो ट्राइंगल मिले हमको, अब क्या मिले, दो ट्राइंगल क्या मिले। अब जरा गौर से देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AEC, ठीक है, AEC, क्या दोनों में AC सेम है, इसमें भी AC साइड आ रही है, इसमें भी साइड आ रही है, दोनों में AC कॉमन है, तो कहना है से हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू हाइपोटेनियस AC। अरे दोनों के हाइपोटेनियस सेम है ना, देखो ये 90 के सामने वाला, ये 90 के सामने वाला, इसमें 90 के सामने AC है, इसमें 90 के सामने AC है, मतलब दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल है। यहाँ पे दिख भी रहा है, दोनों ट्रायंगल में AC कॉमन साइड है, ठीक है। हाँ, और अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई एक साइड सेम आ गई, तो हम हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम से दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो दिख भी रहा है BC, ये वाले ट्रायंगल में BC, यानी ये जो ABC ट्रायंगल है इसमें BC और AEC ट्रायंगल है उसमें EC, तो कहना है से साइड BC इज इक्वल टू साइड BC साइड इक्वल टू साइड EC। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle AEC, 9th standard geometry, by hypotenuse side theorem। अब और भी तरीके से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, दोनों 90 है, दोनों में ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, SAS टेस्ट, दो साइड एक एंगल, SAS टेस्ट से भी दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। अपन को सबसे दो, ये इसमें सबसे कम रिक्वायरमेंट इसमें थी, दो में ही हो जा रहा था, ठीक है। अच्छा, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CSCT, CSAT, याद है 9th में करते थे। हाँ, देयरफॉर कहना है राइट, एंगल A, ठीक है, यहां पे देखो गौर से, यहां पे जो एंगल A है, ठीक है, ये तो दोनों 90 है, दिख रहा है आपको। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, यहां पे ABC, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये वाली जो साइड होगी, ये एंगल I है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल R होगा। अरे ये वाला एंगल क्या होगा, यहाँ पे ये इंसिडेंट है, ये वाला, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा उसके लिए। अरे बोलो क्लियर है ये चीज समझ में। अभी अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो इनके दो एंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट ले सकता हूँ। हाँ, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सा एंगल देखो, यहाँ पे जो एंगल
ये बी दिख रहा है और यहाँ पे एंगल ई दिख रहा है, क्या ये दोनों सेम है? हाँ, लेकिन ये दोनों तो 90, अपने को कौन कौन सा चाहिए? एंगल आई वाला और एंगल आर वाला। तो एक काम करता हूँ, थोड़ी सी जगह कम है, ये पूरा कचरा पहले आप कॉपी करो अच्छे से, ठीक है? तो उसका लास्ट अपन कंप्लीट करते हैं। जल्दी 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 करो, जल्दी करो। आप अपनी बुक में अच्छे से बना लो उसको जल्दी से। थोड़ा सा सकूं। बनेगा ना सही से कि मैं एक एक करके बना के बताऊं? हाँ, सही से बनाओ। इसमें एक गड़बड़ की है आप लोग ने, ये जो VT है BC है ना, ये वाले ट्रायंगल में AEC में AE VT के बराबर है। चेक करो। अरे ये देख के आपने मुझे BC का मान बता दिया ना, BC VT है, EC VT थोड़ी ना है। ये वाले ट्रायंगल में AEC में VT क्या है? ये वाला ट्रायंगल गौर से देखो, AEC में VT कौन है? हाँ, AEC में BC यहाँ VT के बराबर है। हाँ, AEC में ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ VT, ये EC की वैल्यू नहीं है, BC की वैल्यू है। ये VT किसका है फिर? किसका? तो AE किस में आ रहा है? AEC में कि ABC में? तो उसमें आएगा ना। मतलब ये ना अपने BC की वैल्यू यहाँ पे लिखवा दियो, ये होगा VT। समझे क्या नहीं? अरे ये गलत किए थे अपन ने, हमने BC की VT उसको दे दी है, EC को। दिखा यहां जो VT लिखा है ये EC का नहीं है। यहां देखो, यहां जो VT लिखा है ये EC का है क्या? ये BC का VT है। समझे? समझे कि नहीं? करो। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट।
लाइट के जो ये रे डायग्राम है ना, ये फिजिक्स से ज्यादा ज्योमेट्री है। आप 11th का भी रे ऑप्टिक्स देखोगे ना, वो ज्योमेट्री ज्यादा है, इसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं है, पूरा मैथ्स है, ज्योमेट्री। एंगल एंगल खेलना पड़ता है। हो गया? किलो का बाकी है, करो करो अच्छे से बनाओ फटाफट। 2 मिनट दे रहा हूँ और बनाओ, ठीक से बनाओ इसको, तो बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा बस। आपको समझ में आए इसके लिए ये मैंने अलग से बनाया हूँ यहाँ पे जूम करके। पहले तो ये लाइन वाला पार्ट, फिर देखो ये ABC ट्राइंगल दिख रहा है, देखो इधर ये मैंने उठाया और यहाँ रख दिया। फिर ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ABC, ये उठाया और यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल है, ताकि क्लियर समझ में आए कि वहाँ डायग्राम में हो क्या रहा है। वहाँ और करता तो पहले से कचरा है और कचरा हो जाता। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, किसका क्या एंगल है। अभी तो देखो ना वहीं गड़बड़ हो गई थी ना, BC का डिस्टेंस हमने EC को दे दिया। डायग्राम में कचरा होने से ऐसा होता है। यहाँ पे क्लैरिटी में समझ में आया, क्लियर हुआ? चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूव हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो दो कॉन्ग्रुएंट साइड के ऑपोजिट एंगल, यानी देखो जो इक्वल साइड से BC और AE क्या दोनों इक्वल है? तो इक्वल साइड के जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कहना है राइट एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखो BC और AE ये दोनों इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो BC के ऑपोजिट कौन है? A। AE के ऑपोजिट कौन है? C। क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे? ये भाई ज्योमेट्री कहती है, मैं नहीं कहता भाई, ज्योमेट्री ये सच्ची बात है। ठीक है, तो क्या इसका रीजन क्या देख सकता हूं? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। बोलो क्लियर है? अब एंगल A जो है क्या वो I के बराबर है? एंगल C जो है क्या वो R के बराबर है? ये प्रूव हो गया, एंगल I इज इक्वल टू एंगल, यही तो लॉ है ना भाई, यही तो लॉ है ना रिफ्लेक्शन का। क्या ये रिफ्लेक्शन के लॉ को हमने वेव फ्रंट मान के पूरा किया? और ये किसकी थियरी थी? वेव फ्रंट मानना, हाइगन। तो क्या हाइगन की थियरी से रिफ्लेक्शन का लॉ साबित हो गया? तो पहली कसौटी पे ये खरा उतरा। ठीक है, इससे रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दी हमने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, छापो छापो छापो, जल्दी 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 छापो। वेरी के ये मिटा दूं क्या डायग्राम? हाँ, ये डायग्राम और ये इतना पार्ट मिटा दूं? ठीक है, जिंगा हो गया। एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो है। अच्छा रुको, ये प्रूव हो गया, यहाँ से साबित हो गया ना कि ये रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकता है। अब समझो, पहला लॉ तो प्रूव हो गया, क्या? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। चाहिए तो इसको यहाँ एंगल लगा दो। ठीक है, एंगल I इक्वल टू एंगल R। दूसरा लॉ क्या था? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। कहाँ है आपका डायग्राम, बताओ? ये नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के इस साइड है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के उस साइड है, तो दोनों नॉर्मल के अपोजिट साइड है। हाँ, सेकंड बात भी सच्ची है, इसी से आई सच्ची। ओके, तीसरा, इन तीनों में से कोई भी रे आपको ऐसे बोर्ड के बाहर या बोर्ड के अंदर जाती हुई दिखी, मतलब तीनों सेम प्लेन में भी लाई कर रहे हैं, मतलब तीनों लॉ इससे प्रूव बैठ रहे हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है?
नेक्स्ट एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो और लिखो। हेडिंग क्या लगाए थे? Proof of reflection using Huygens wave. अब लिखो प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन वेव थ्योरी। प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन वेव थ्योरी। करो जल्दी। प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन वेव थ्योरी। अब ध्यान दो, रिफ्रैक्शन होना है तो अब कितने मीडियम चाहिए? तो दोनों मीडियम को अलग करने के लिए एक लाइन चाहिए, तो एक लाइन बना दिया मैंने। ये क्या है? बाउंड्री। क्या है ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 1, और मान लेते ये रेरर है। अब एक का रेरर एक का डेंसर होना भी जरूरी है, इसको मैं मान लेता हूं मीडियम, अरे बोलो 2, और ये कैसा है? अरे बोलो डेंसर। कैसा है? इसमें स्पीड ऑफ लाइट मैं मान लेता हूं है v1, इसमें स्पीड कितनी होगी? अरे बोलो v2। अगर मैं इसमें टाइम दूं t, इसमें टाइम दूं t, और इसमें भी टाइम उतना ही दूं t, तो यहां पे डिस्टेंस कितना कवर होगा? v1t, और यहां पे डिस्टेंस कितना कवर होगा? v2t। स्पीड अलग तो डिस्टेंस भी अलग, इसलिए यहाँ v1t आ रहा है, यहाँ v2t आ रहा है। समझे? मीडियम चेंज तो स्पीड चेंज तो उतने टाइम में दोनों अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब शुरू करते हैं। वही सोर्स एट इंफिनिटी, यहां से लाइट की रेज आ रही तो कैसी आएंगी? पैरेलल। जब ये दोनों पैरेलल लाइट की रेज आएंगी तो ये वाली अंदर वाली तो पहले यहाँ पहुंच जाएगी, दूसरी वाली पहुंचेगी क्या? नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बना लेता हूँ, ये पहली आई, ये दूसरी आई, ठीक है? तो अरे देखो देखो देखो, देखो ये जैसी यहाँ तक पहुंची, कह रहे ये तो इधर ही तक पहुंची, ठीक है? ये यहाँ कहीं पहुंचेगी। अरे बोलो क्लियर है? ये है इनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अरे बोलो क्लियर है? क्या ये इनका वेव फ्रंट होगा? क्या ये इनका वेव फ्रंट होगा? क्या ये भी इनका वेव फ्रंट हो सकता है? तो मैंने यहाँ बनाया 90 और ये 90। बोलो क्लियर है? क्योंकि वेव फ्रंट जो है, ये वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? अब चलो नॉर्मल बना दूं, इंसिडेंट जहां टच कर रहा है वहां से मैंने क्या बना दिया? नॉर्मल। क्या बना दिया? तो ये लाइन किसकी है? बोलो किसकी है? किसकी है? नॉर्मल की। किसकी है? एक काम करो, मेरे साथ बनाते जाओ तो सही रहेगा। बनाते जाओ जल्दी, मेरे साथ बनाते जाओ। ठीक है, पहले दो लाइट के रेस, एक पहुंच गई एक नहीं पहुंची। पहले दो लाइट की रेस बनाओ, एक पहुंची एक नहीं पहुंची, फिर दोनों का एक वेव फ्रंट बनेगा। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताओ, फिर जो वेव फ्रंट है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। प्रोपोगेशन का डायरेक्शन बताओ, फिर इंसिडेंट रे जहां टच करके बाउंड्री पे वहां से एक नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल का नामकरण करो। ठीक है, ये ऊपर नीचे ये सारी चीजें लिख दो जल्दी, फास्ट फास्ट। नाउ टेल मी, ये है इंसिड, इसको मैं बोल देता हूँ रे नंबर 1, इसको मैं बोलता हूँ रे नंबर 2। ठीक है, ये पहली वाली वेव की इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? तो कहना से दिस एंगल आई। बोलो क्लियर है? ठीक है, क्या ये भी 90 होगा? बाद में बनाते हैं। ठीक है, चलो अब ये तो यहाँ पहुंच गई दोस्तों, ये इधर ही रह गई। अब दोनों को टी टाइम देता हूँ। ये लास्ट टाइम भी ये किए थे ना, यहाँ जैसे ही यहाँ टच हो गई अब दोनों को टी टाइम दो, दोनों को टी टाइम दो। ठीक है, अब यहां के बाद ये वाले मीडियम में जाना चालू होगी। फर्स्ट वाली रे तो अब मीडियम चेंज कर लेगी, अब रेरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी।
तो इसको जाना कुछ ऐसे चाहिए था, लेकिन ये वैसे ना जाते हुए कुछ ऐसे जाएगी। बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? ये कौन सी रे? फर्स्ट वाली रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी है? फर्स्ट वाली रिफ्रैक्टेड रे। बोलो इतना क्लियर है? अरे बोलो इतना क्लियर है? अच्छा, तो लेट से ये टी टाइम में, कितने टाइम में? टी टाइम में कितनी स्पीड से? v2। ओके चलो ठीक है। ये यहां पहुंची थी, इसको भी मैंने कितना टाइम दिया? t। तो मान लो ये जो है t टाइम में दोस्तों यहां तक पहुंची होगी। कितना? यहां तक। कितने टाइम में? तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अरे बोलो। इसकी स्पीड कितनी है? मीडियम देखो, ये वाली मीडियम 1 में है, ये वाली मीडियम, तो ये मीडियम 1 में ट्रेवल करी तो इसकी स्पीड क्या होगी? कितना टाइम दिया मैंने इसको? तो ये v1 स्पीड से ट्रेवल करेगी t टाइम के लिए, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? मतलब ये डिस्टेंस कितना है? कितना ये? हाँ, जब ये यहां से शुरू हुई, ये यहां से शुरू हुई, लेकिन ये इसकी स्पीड क्या होगी? क्योंकि ये तो दूसरे में चली गई ना, v2 टाइम तो, लेकिन इसके बाद भी उतना ही है t। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? बोलो, अरे बोलो। ये अब सेकंड मीडियम में आ गई, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? टाइम लेकिन इसके बाद उतना ही है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? कितना? बट v1t बड़ा होगा कि v2t बड़ा होगा, ये बताओ। हाँ, ये बड़ा होगा, ये ज्यादा डिस्टेंस होगा, ये कम डिस्टेंस होगा। ये कम डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम इसके बाद उतना ही है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, v1 is greater than v2, therefore v1t will be greater than v2t। तो अगर ये मैंने इतना बड़ा बनाया तो इसको इससे छोटा बनाना पड़ेगा ना थोड़ा। नहीं नहीं, सही है कि नहीं? सही है ना? अगर ये v1t ये बड़ा है तो ये उससे छोटा दिख रहा है। अभी ये छोटा, अब ये दिख रहा है छोटा, तो इतना ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया v2t। क्लियर है? अच्छा चलो, t टाइम बाद ये इधर पहुंच गया, ये यहां पहुंच गई। क्लियर है? इसके बाद इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए मैं इसका भी एक नॉर्मल बना देता हूं। इधर बना दिए? हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ, बनाते जाओ बनाते जाओ। बोलो तो यार, बना दो, भूल गया। आप समझे ना? टी टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंचा, तो टी टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंचेगा। लेकिन अब दोनों की वेलोसिटी, दोनों की स्पीड अलग अलग है। ये v1 स्पीड से चल रहा है क्योंकि मीडियम 1 में, ये v2 स्पीड से चलेगा क्योंकि ये मीडियम 2 में। टाइम दोनों के पास उतना ही है, बराबर। हाँ, तो डेंसर में स्पीड कम हो जाती है तो v2 कम होगी v1 से, लेकिन टाइम दोनों के पास उतना ही है। जैसे मान लो मैं 10 की स्पीड से चल रहा हूँ, कोई और 50 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन टाइम हमारे पास 10 ही सेकंड है, तो कौन ज्यादा ट्रेवल करेगा? 50 वाला, जिसकी स्पीड ज्यादा है। तो v1t ज्यादा डिस्टेंस होगा, v2t कम डिस्टेंस होगा। ये तो सिंपल लॉजिक है, समझ में आया? इसलिए मैंने v2t की डिस्टेंस छोटा बनाया हूँ v1t से। क्लियर है? अब इसकी बारी है रिफ्रैक्शन की। ये रिफ्रैक्ट होगा, रेयर से डेंसर में जा रहे हो तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये जाएगा इधर। समझे? हाँ, ये हो गया रे 2 का एंगल ऑफ। अच्छा, ये प्लेन वेव फ्रंट था। देखो दोस्तों, ये प्लेन वेव फ्रंट था। इससे v1t डिस्टेंस पर मैंने यहां एक आर्क बनाया, बनाओ। इससे v2t डिस्टेंस पर यहां पर एक आर्क बनाया। अब इन दोनों के कॉमन टेंजेंट को जोड़ूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा? क्या दे देगा? क्या दे देगा? क्या ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है? क्या ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है? क्या ये वेव फ्रंट है? तो ये दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे क्या? नहीं? बोलो। ठीक है, इस वाले वेव फ्रंट को मैं क्या बोल सकता हूं? ये कौन सा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये वाला कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। बोलो इतना क्लियर है? हाँ। क्या ये रिफ्रैक्टेड रे है? क्या ये नॉर्मल है? तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ, बोलो इतना क्लियर?
ये समझ में आया सबको? सब लोग हैं मेरे साथ यहां तक? ठीक है, अब नामकरण। इसको नाम दे दो ए, इसके नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी। क्लियर? चलो इसको जूम कर रहा हूं, इसको ये पार्ट को देखो, ये पार्ट को यहां से उठाया, ये यहां रखा। ये बाउंड्री, इंसिडेंट वाला पार्ट बना रहा हूं पहले। ये बाउंड्री, फिर ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट, ये एंगल आई। बोलो इतना क्लियर? बोलो इतना क्लियर? अरे बोलो इतना क्लियर? ठीक है। अब इसको देखो, यहां से कौन सी लाइन निकल रही है? ये लाइन है ए बी की। किसकी? ए बी की। क्या ये 90 है? बोलो। ये 90, ये आई, तो ये क्या होगा? ये 90, ये आई, तो बचा हुआ कितना रहेगा? 90 माइनस, लेकिन ये भी तो 90 है, तो ये कितना होगा? बोलो इतना क्लियर है? हाँ क्लियर है? समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? अब देखो यहां पे मैं इसी के नीचे इसका ट्रायंगल बना रहा हूं। क्या ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ए बी और सी? दिखा? इसमें से बीसी साइड क्या है दोस्तों? V1t के बराबर। हाँ, V1t के बराबर। दिखा? दिखा? क्या एंगल भी ये 90 है? ओके, देखो ये 90 तो ये भी 90। और ये जो ए बी वाला एंगल है, ए बी से हॉरिजॉन्टल का मतलब ये कितना होगा? कितना होगा? ए बी आई है ना, ये सीधा एंगल आई। इतना क्लियर? अब दूसरी कहानी, यहां तक समझ में आया सबको? चेक करो, यहां तक बना ली मेरे साथ? अभी बाकी है, आप पेन नीचे रख दो, अब बस देखो, अब यहाँ पे देखो बस। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है, नीचे वाला ट्रायंगल देखना है। तो मैं ये इधर, ये बाउंड्री, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे। हाँ, ये एंगल कितना है? आर। कितना है? अब यहां से यहां कौन सी लाइन जा रही है? CD। ठीक है, क्या ये 90 है? हाँ, अगर ये टोटल 90 है आर, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 90 माइनस, लेकिन ये भी तो 90 है, तो ये बचा हुआ आर। कितना हो गया ये? मतलब बीसी और ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल कितना है? आर। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ठीक है, नाम क्या है इसका? ACD। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना है? 90 है। कितना है? इसमें ये वाली साइड कितनी है? V2T। और इसका हमने देखा, हाँ, DC का, मतलब वो वाला, ये एंगल कितना है? R। कितना है? R। बोलो इतना क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई सबका? इसमें किसी को कोई डाउट है? अब इसमें हमको क्या प्रूफ करना है? लॉ ऑफ, क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? तो बताओ पहले, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है? अभी तो प्रूफ करोगे ना? हाँ, अभी तो प्रूफ करोगे ना? लिखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसको डब्बा बना लेना, वो हमारे डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, उसी बात के समझने के लिए लिखा रहा हूँ। उसको डब्बा बना लेना, उसके बाद ये सारी चीजें करना। देखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट, द रेशियो ऑफ ऐसा लिखो, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट।
इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा यहाँ आई क्या है, ये एंगल होता है ना, ये भी एंगल होता है, तो आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया पहला लॉ। सेकंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे lie on opposite side of normal, lie on opposite side of normal, lie on opposite side of normal। ठीक है आपने। थर्ड, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, all three lie in same plane, all three lie in same plane। ये वेरीफाई करना। अच्छा ये वाले ट्रायंगल में आओ, इसका साइन आई बताओ मुझे। ये आई है, साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है, V1D, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अरे बोलो, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये वो इक्वेशन। इसके लिए मुझे साइन आर बताओ, साइन आर। साइन क्या होगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है, V2D अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब 1 को सीधा सीधा डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो क्या ये यहाँ पे आएगा साइन आई अपॉन साइन आर। देखो ये साइन आई, ये साइन आर, डिवाइड। उस साइड पे क्या आएगा, V1T बाय AC, और ये उल्टा हो जाएगा AC बाय V2D। AC कैंसिल, TT कैंसिल, क्या आया, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू V1 बाय V2, ये आया। अब मैं आपको एक रास की बात बताता हूँ। हाँ, रास की बात ये है, V1 बाय V2 बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके, ये M क्या है, ये रिफ्रैक्टिव मतलब रेशियो ऑफ टू स्पीड्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हर मटेरियल के लिए फिक्स्ड वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6 है, वुड का, वुड छोड़ दो, ग्लास, डायमंड, ये सारी चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिक्स्ड है। तो n क्या है, कांस्टेंट। क्या है, तो कहना है इसे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ तो कहना है राइट, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। प्रूव हो गया। क्या माने, वेवफ्रंट वगैरह लेके, वेवफ्रंट सब लेके प्रूफ किए। और किसकी थियरी दी है वेवफ्रंट वाली, तो हाइगन की थियरी से हमने डिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिए। मतलब क्या ये सही है, ठीक है। अब चेक करो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के लेफ्ट में, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के। क्या वो सेकंड पॉइंट ट्रू है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। हाँ, थर्ड पॉइंट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्या ये भी ट्रू है। तो क्या प्रूव हो गया, रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस का आपने एक डेफिनेशन पढ़ा, वो डेफिनेशन क्या था, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। मैं आपको बोलता हूँ, क्या यहाँ पे देखो, आई 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 आई, ये क्या ये आई है, हाँ क्या ये आर है। क्या मैं बोल सकता हूँ इंसिडेंट वेवफ्रंट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। उसी तरह ये रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन में और रिफ्लेक्शन में चेक करो, यहाँ का जो एंगल क्या, इस एंगल को मैं आई बोल सकता हूँ, यानी वहां पे भी मैं इंसिडेंट वेवफ्रंट और हॉरिजॉन्टल का एंगल और रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट और हॉरिजॉन्टल का एंगल, क्या उसको भी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकता हूँ। यहां से समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर देखो, ये इंसिडेंट वेवफ्रंट, ये हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच का एंगल को भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकता हूँ। यानी यहाँ से हम लोग एक और डेफिनेशन बना सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। उसी तरह रिफ्लेक्शन में हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी एक अलग डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल। ठीक है, छापो। आज के लिए बस इतना ही, बंद करो।